वेलकम टू स्टडी टाइम एनी टाइम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। आज हम करेंगे सेक्शन 45 जिसकी हेडिंग है जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसीडरेशन। ध्यान से सुनिए क्या डेफिनेशन है इसकी। द सेक्शन सेज वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी, साथ साथ में आपको मैं मार्क करता जाऊंगा, जो मार्क कर रहा हूं बता रहा हूं वही एसेंशियल्स हैं, तो ध्यान से देखिए। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो पहले एसेंशियल है इस सेक्शन का कि जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसीडरेशन टू टू और मोर पर्सन्स। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट मान लीजिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है किसके बदले? कंसीडरेशन के बदले, पैसे के बदले। टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों को ट्रांसफर की जा रही है ये प्रॉपर्टी। एंड सच कंसीडरेशन इज पेड आउट ऑफ अ फंड बिलोंगिंग टू देम इन कॉमन। तो ये जो यहाँ पर कंसीडरेशन है, ये इसकी पेमेंट कैसे हो रही है? इसकी पेमेंट हो रही है एक फंड में से जो कि बिलोंग करता है खरीदार को, और दो से ज्यादा खरीदार हैं या दो खरीदार हैं, उनका कॉमन फंड है ये। उस कॉमन फंड से कंसीडरेशन की पेमेंट हो रही है, पैसे की पेमेंट हो रही है। दे आर इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी respectively entitled to the interest in such property identical as may be with the interest to which they are respectively entitled in the fund। तो बहुत ही क्लियरली वो ये कह रहा है कि अब ये प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ शो की है, ये प्रॉपर्टी ए और बी ज्वाइंटली परचेज करते हैं। अब अगर ए और बी का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहां पर जो लिखा है ये देखिए नीचे थर्ड लाइन पे, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट है तब तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप जितनी पेमेंट वो डालेंगे इस प्रॉपर्टी को परचेज करने में, उतना उनका उस प्रॉपर्टी में राइट होगा। अगर 70% पेमेंट ए ने दी है, 30% पेमेंट बी ने दी है, तो ये घर 70% ए का होगा और 30% बी का होगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट चाहे ए ज़्यादा कर रहा है लेकिन बी का शेयर 50% माना जाएगा, तब पेमेंट का जो इशू है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। Only then the terms of the contract will be followed। आगे देखिए यहां पर, and where such consideration is paid out of separate funds। एक तो हो गया ज्वाइंट फंड, जो यहां पर पेमेंट कर रहा था ज्वाइंट फंड। अब अगर वो कंसिडरेशन जो मनी पे कर रहे हैं दैट बिलोंग्स टू सेपरेट फंड। सेपरेट फंड और ज्वाइंट फंड आप ऐसे समझ सकते हो कि ए एंड बी का ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो, लेकिन सेपरेट फंड हो गया कि ए ने अपने अकाउंट से चेक दे दिया, बी ने अपने अकाउंट से चेक दे दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर फिर लिखा है यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स ऑफ द कंसिडरेशन। बात वही है, चाहे वो पेमेंट ज्वाइंट फंड से कर रहे हैं, चाहे वो पेमेंट अपने अपने अकाउंट से कर रहे हैं, जितनी उन्होंने पेमेंट करी है उतना शेयर प्रॉपर्टी में परचेज के बाद उनका माना जाएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि उनका आपस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पहले से रिटर्न कि किसका कितना शेयर होगा, उस कंडीशन में पेमेंट वाला सिस्टम लागू नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट को ही माना जाएगा। आगे है, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस एज टू द इंटरेस्ट इन द फंड टू विच दे वर रिस्पेक्टिवली एंटाइटल्ड और एज टू शेयर्स विच दे रिस्पेक्टिवली एडवांस्ड।
तो अगर हमारे पास मान लीजिए पेमेंट अगर तो बैंक से होती है तो हमारे पास एविडेंस है कि किसने कितनी पेमेंट की। अब मान लीजिए कैश पेमेंट हुई है और एविडेंस कोई नहीं है किसी के पास कि ए ने कितने परसेंट पेमेंट की और बी ने कितने परसेंट पेमेंट की। तो उस केस में जहाँ कोई पेमेंट का एविडेंस नहीं है, इंटरेस्ट का, फंड का कोई एविडेंस नहीं है, उस केस में क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? सच पर्सन शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इक्वली इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। उस केस में जहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है तो वहाँ पर बराबर बराबर हिस्सा माना जाएगा। दे विल बी presumed to be equally interested, 50-50% दोनों का माना जाएगा एज पर जो हमारी एग्जाम्पल चल रही है। आगे सेक्शन 45 potentially raises a question mark over a cardinal principle of property law। जो ये सेक्शन है ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी लॉ पर। वो क्या है कि प्रॉपर्टी वंस वेस्टेड कैन नॉट बी डाइवेस्टेड। डाइवेस्टेड मतलब डिप्राइव्ड, डिप्राइव कर देना, किसी से दूर कर देना। कि प्रॉपर्टी एक बार वेस्ट हो गई, दे दी गई, तो उसको दोबारा डिप्राइव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो सेक्शन है, जैसे हमने उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, ये एक उस प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज करता है। अब इसके आगे आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें सेक्शन 45 को आगे 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है सेमिनल इम्पोर्टेंस, सेकंड है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और थर्ड है कार्डिनल रूल। अब इनकी अगर गहराई में जाएं तो सेमिनल इम्पोर्टेंस हमको बताती है कि 45 सेक्शन का नेचर यूनिक कैसे है, इसका सेक्शन 45 का रेलेवेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और कौन कौन से स्टेक्स इन्वॉल्व है सेक्शन 45 के अंदर। प्लस जो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है इसमें हम पढ़ेंगे कि देयर मस्ट बी अ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू 2 और मोर पर्सन्स। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंस जो मेन एसेंशियल है इसमें। सेकेंड इसमें है द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफ़र मस्ट बी पेड आउट ऑफ अ फंड हेल्ड बाय दोज पर्सन्स इन कॉमन। जो पेमेंट करनी है उस प्रॉपर्टी की वो एक जॉइंट फंड से होनी चाहिए जो कॉमन हो। तीसरा पॉइंट इसमें है द शेयर्स इन दिस कॉमन फंड मस्ट बी असर्टेनेबल। तो जो पेमेंट उस फंड से की जा रही है उसको असर्टन किया जा सकता हो कि कितने परसेंट किसने पेमेंट की। जो कार्डिनल रूल है उसमें भी 3 चीज़ें पढ़ने वाली हैं। फर्स्ट है एविडेंट्री हर्डल्स, सेकंड है क्लियर क्लिंचिंग और थर्ड है ओनली अ क्लैरिफिकेटरी टूल। तो ये 3 जो प्रिंसिपल्स हैं उनके जो आगे ये पॉइंट्स हैं इनकी डिटेल में हम तब जाएंगे अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम सभी सेक्शंस को कवर कर रहे हैं उनके एसेंशियल पॉइंट्स तक। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग के रिलेटेड या फिर किसी भी सेक्शन की डिटेल एनालिसिस चाहिए तो अगर कमेंट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट करोगे या ईमेल करोगे तो हम आपके लिए डिटेल्ड वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वीडियो का अंत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी सारी टीम और सारे क्रू को खुश करने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप नीचे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लीट पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।